हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ब्रेनडेस की ईडीयू पर। तो जैसा कि हम सभी लोग पॉलिटी के लेक्चर एक रेगुलर रूटीन पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज उसी सीरीज़ में मैं आप लोग के लिए पॉलिटी का एक नया लेक्चर लेके आया हूं, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं जो हमारा यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर और जो एम्स और सीआईएसएफ फार्मासिस्ट का जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हम लोग टैकल करने के लिए ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास आपके जो अदर फार्मासिस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी जीएस पूछी जाती है, ठीक है, और जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उसमें ये क्वेश्चंस ये क्लास उसके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले अपने 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं, ठीक है। 2 नहीं, उससे पहले भी कई सारे लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं जिसमें मैंने आपको किस तरीके से हमारा संविधान बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे होती है, ठीक है, प्रीएम्बल वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी पहले से डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा कुछ पार्ट बचा रह गया था, जो हम लोग का सिटीजनशिप था। सिटीजनशिप में हम लोगों ने आर्टिकल 5 to 11 किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हमारी बची हुई थी, तो उन चीज़ों को पहले आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपनी क्लास पे। हम लोगों ने डिस्कशन कहाँ तक कर लिया था? तो हम लोगों का डिस्कशन हो चुका था यहाँ तक, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 तक, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या था? आर्टिकल 5 में था कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो नागरिकता मिलती थी वो कैसे मिलती थी, ठीक है। फिर आर्टिकल 6 में क्या था? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए होते हैं उनको किस बेस पे नागरिकता दी जाती है, ठीक है, किस बेस पे उनको सिटीजनशिप अलाउ की जाती है। फिर आर्टिकल 6 था हमारा, ठीक है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए नागरिकता थी। आर्टिकल 7 में क्या था कि जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से भारत आते हैं उनकी बात की जाती है। आर्टिकल 8 में बात की जाती है ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं उनकी बात की जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 9 में क्या था? जो ऐसे लोग जो किसी अदर कंट्री की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो उनके लिए भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 10 में क्या था? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जो हम अगर एक बार हमें भारत की नागरिकता मिल जाती है तो वो हमारी निरंतर बनी रहती है। आर्टिकल 11 में क्या था कि भारत की जो नागरिकता है उस पर जो कानून बना सकता है वो सिर्फ संसद बना सकता है। तो इतना हम लोगों ने पहले कर लिया था। तो ये मैंने आपको एक क्लास का रिकैप करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 एंड CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2019 में आता है, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद भी होता है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 5 to 11 जो है, यानी आर्टिकल जो 5 to 11 जो हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं अभी, वो हमारा सिर्फ तब तक वैलिड था जब तक हमारा संविधान बन नहीं जाता है। 26 जनवरी 1950 के पहले जो नागरिकता दी जाती थी वो पहले जो हमारे 5 to 11 आर्टिकल है उसके थ्रू दी जाती थी। बट अब 1950 के बाद जो नागरिकता दी जाती है वो किस बेस पे दी जाती है? तो उसके लिए एक एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम था सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। क्या नाम था? सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 जो आता है। 1955 में एक अधिनियम आता है जो हम लोगों को नागरिकता मिलती है उसके बेस पे मिलती है, यानी 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट आया है उसके बेस पे आज नागरिकता प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो क्या किस तरीके से, यानी भारत में अगर नागरिकता किसी को लेनी है यानी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो उसके 5 तरीके होते हैं, ठीक है। क्या 5 तरीके हैं? तो 5 तरीके वो कौन कौन से हैं जिसके आधार पे हमें भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है बाई बर्थ, ठीक है। बाई बर्थ का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, या अगर कोई बच्चा भारत की धरती पे जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक हो जाता है, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी बच्चा जिसने भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नागरिकता मिलती। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई कपल है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे घूमने आता है, ठीक है,
अब उसकी जो लेडी होती है वो किसी बच्चे को जन्म देती है यहाँ पे, तो अगर उसकी डिलीवरी इस भारत में हो जाती तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पहले भारत में था, पहले भारत में ऐसा था, पहले भारत में जस्ट सॉली कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है, जस्ट सॉली कॉन्सेप्ट जो पहले था। पहले यहाँ पे ये पहले होता था कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसने भारत में किसी बच्चे को जन्म दिया है तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाता था, ठीक है। बट इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के बाद अब कोई भी अगर ऐसा होता है, ऐसा केस होता है, तो उसमें कोई बाहर का व्यक्ति अगर आके भारत में किसी बच्चे को जन्म देता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया कि अगर यानी अगर कोई भारत में रहता तो वो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर भारत में किसी बच्चे को जन्म दे रहा है तो वो तो भारत का नागरिक हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड वे है यानी वंशानुगत तरीके से। तो वंशानुगत तरीके से क्या है कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, आपका ओरिजिन क्या है, इंडिया है, लेकिन आप किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। तो वंशानुगत तरीके से आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आपका जन्म इंडिया में हुआ है और आप किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं जाके, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नागरिकता जो मिलेगी वो भारत की मिल जाएगी, यानी आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, मतलब उनका जन्म यहाँ पे होता है, फिर वो रहते कहीं और है जाके, तो वो भारत के नागरिक होते हैं। अब वो अगर अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के थ्रू नागरिकता कैसे मिलती है, यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता कैसे मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर नागरिकता मिलती है तो वो कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है, इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स स्पाउसेस माइनर्स रेसाइडेड 7 ईयर, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आपके मदर फादर इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, लेकिन आपने बाहर जाके किसी अदर व्यक्ति से, जैसे एक कोई फैमिली है, ठीक है, वहाँ वो इंडिया में रहती है, ठीक है, फिर उसका बेटा है, ठीक, अब वो बेटे ने यहाँ पे पढ़ाई की, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन का है, अब वो बाहर जाके जैसे अमेरिका जैसी कंपनी में, वो अमेरिका जैसी कंट्री में वो जाके जॉब कर रहा है, ठीक है, उसने वहाँ पे किसी लड़की से शादी कर ली, ठीक। अब अगर उसने किसी लड़की से शादी कर ली है तो अब लड़का तो भारत की नागरिकता का है और लड़की अमेरिका की नागरिकता की है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर उस लड़की को भी भारत की नागरिकता लेनी है तो ये जो रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट होता है, ये रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट ऐसे केस में आता है, ठीक है। स्पाउसेस के लिए आता है, इंडिविजुअल जो हमारे माइनर्स होते हैं उनके लिए आता है, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए आ जाता है, ठीक है। अगर उनको भारत की नागरिकता लेनी है तो उनको भारत में 7 साल रहना पड़ता है, यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनको नागरिकता तभी मिलेगी जब वो भारत में आके 7 ईयर्स तक यहाँ पे निवास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 साल तक वो रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के थ्रू नागरिकता कैसे मिलती है। अब ये जो हमारा बाय डिसेंट है यानी जो वंशानुगत है वो तो इंडियन ओरिजिन के लिए है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा बाय रजिस्ट्रेशन है वो ऐसी लोगों को नागरिकता प्रोवाइड करता है जो इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा बाय नेचुरलाइजेशन है यानी जो देसीकरण है वो ऐसे लोगों को नागरिकता प्रोवाइड करता है जो बिल्कुल फॉरेनर होते हैं, ठीक है, यानी वो भारत से उनका कोई दूर दूर का नाता नहीं होता है लेकिन वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको नागरिकता प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू, देसीकरण के थ्रू, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, तो उनको भारत में 12 साल तक रहना होता है, ठीक है, 12 साल तक रहना होता है। 12 साल तक रहने में क्या होता है कि 11 साल उनको लगातार रहना पड़ता है भारत में, कॉन्टिन्यू भारत में रहना पड़ता है, और 1 साल उनको ऐसा रहना पड़ता है कि जब उन्होंने एप्लीकेशन दी है, भारत की नागरिकता को लेने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो उसके 1 साल पहले से लगातार वो भारत में रह रहा हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर नागरिकता लेनी है तो वो इस तरीके से मिलेगी, उसको देशीकरण के थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे नागरिकता लेने के 4 तरीके हो गए, ठीक। फिर उसके बाद जो 5वां तरीका है वो क्या है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, ठीक है, यानी
आप अगर जैसे भारत देश जो है वो किसी कंट्री को क्या कर रहा है, किसी कंट्री को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। जैसे जो बलूचिस्तान है, ठीक है, बलूचिस्तान जो है, तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से हमेशा ये मांग करता रहता है कि उसको अलग किया जाए, क्योंकि वहाँ जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उस पर थोड़ा अत्याचार वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, तो जो बलूचिस्तान के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि अगर हम किसी देश पे कब्जा कर लेते हैं, यानी किसी देश को हम एक्वायर कर लेते हैं, अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, तो उसके जो नागरिक हो जाते हैं वो भारत के नागरिक मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक नागरिकता का तरीका ये भी होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 तरीके जो हमें सिटीजनशिप प्राप्त होती है, ठीक है। फिर सिटीजनशिप को लॉस करने के तरीके, यानी उसको त्यागने के तरीके कितने हो सकते हैं, यानी लॉस ऑफ सिटीजनशिप कितने तरीके से हो सकता है। तो जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप है वो हमारा 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो समाप्ति के तरीके हैं वो कितने हैं, समाप्ति के तरीके 3 हैं, ठीक है। इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये पता नहीं क्या लिख गया है। जो समाप्ति के तरीके हैं वो 3 तरीके हैं, 1 2 3। इसमें हमारा सबसे पहले तो रिनंशिएशन आता है। रिनंशिएशन का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी गिव्स अप, यानी अगर आप किसी नागरिकता को अपने आप ही त्याग देते हैं, ठीक है। आप जैसे आप भारत के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता को अगर आप अपने आप ही वॉलंटरी यानी ऐच्छिक तरीके से अपनी नागरिकता का त्याग कर देते हैं, तो इस तरीके से एक आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, पर्यावसान। इसमें क्या होता है, वॉलंटली एक्वायर्ड अदर सिटीजनशिप विदाउट इन्फॉर्मिंग, यानी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और भारत की नागरिकता को त्यागे बिना आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाती है, ठीक है। यानी जैसे आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी भारत की नागरिकता है, ठीक, यहाँ पे आप भारत के नागरिक, फिर आपने क्या किया, आप अमेरिका गए, आपने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है। तो अमेरिका में तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे तो आपको भारत का नागरिक भी मान लिया जाएगा, अमेरिका का नागरिक भी मान लिया जाएगा, लेकिन आपने जैसे ही अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की, आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये भी होता है। फिर डेप्रिविएशन यानी वंचन किया जाता है, आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, या फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इस तरीके से, या किसी आप शत्रु देश की सहायता अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं, एनिमी कंट्री की सहायता कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी नागरिकता जो होती है वो क्या कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, ठीक है। तो भारत सरकार इस बात का अधिकार रखता है कि आप अगर किसी शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं, या आप किसी अदर देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, या आपने ऐच्छिक नागरिकता अपनी त्याग दी है, तो आप भारत देश ये अधिकार रखता है कि आपकी नागरिकता को वो रद्द कर देगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, ठीक। तो ये है हमारा जो नागरिकता अधिनियम है, जो 1955 में आता है, सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ होता है ये काम, ठीक है। फिर जो हमारा 2019 में आता है, जिसके लिए बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी होते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए एक कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा विरोध करती है, तो वो 2019 में आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है कि इसमें बोला जाता है कि पीपल फ्रॉम 6 कम्युनिटीज़, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ऑफ 3 कंट्रीज, अब वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कैन एक्वायर वायर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है उसमें क्या होता है, ये बताया जाता है कि जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़ में हिंदू हो गया, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, ठीक है, इन लोगों को नागरिकता मिलेगी किसके थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, सॉरी नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिलेगी, ठीक है, यानी देशीकरण के थ्रू मिल जाएगी, अगर वो 3 कंट्रीज से आते हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। इसमें एक कम्युनिटी को शामिल नहीं किया जाता है, इसी बात का विरोध होता है, ठीक है। और लोगों की एक गलत फहमी भी हो जाती है, तो उस बात पे भी विरोध होता है, ठीक है। तो इस बात पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, हम लोग अपने सिलेबस पे बात करते हैं, ठीक है।
तो 3 देशों के 6 समुदाय के लोग देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। शर्त क्या है कि अगर उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, ठीक है, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है तो वो 12 वर्ष के बजाय उनको 6 वर्ष ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात के थ्रू उनको नागरिकता दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 6 कम्युनिटीज़ हैं और वो स्पेशल 3 देशों से आती हैं तो उनको देशीकरण के थ्रू नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन देशीकरण में 12 वर्ष रहना पड़ता है, लेकिन उनको सिर्फ 6 वर्ष ही रहना पड़ेगा। बस शर्त क्या है कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो हमारे भाग 3 में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आपका जो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये सब कुछ टॉपिक जो होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो केंद्र होती है, ठीक है, सेंट्रल होती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो सब लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब कुछ बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो फंडामेंटल राइट होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट है क्या, यानी मौलिक अधिकार है क्या, ठीक है। तो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये अधिकार प्रोवाइड किया जाता है, मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने हक के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार तभी तक प्रभावी होते हैं जब तक वो किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को प्रभावित ना कर रहे हो, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, यानी आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड किए जाते हैं जो भारत में रहने वाला है, ठीक है। और आपको अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है वो लिया कहाँ से गया है, ठीक है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है वो लीगली इन्फोर्सिएबल एंड जस्टिसेबल है, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रभावी है, ठीक है, हर एक व्यक्ति पे प्रभावी है, और जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब हो गया कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्याय मांगने के लिए कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट सैंक्रोसेंट और परमानेंट, ठीक है। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया ऐसा नहीं है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। उन पे लिमिट लगाई जा सकती है, उनको रोका भी जा सकता है, ठीक है। पूर्ण नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण है, ठीक है। उन पे लिमिट लगाई जा सकती है, उनको रोका भी जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड नॉट सैंक्रोसेंट और परमानेंट, परमानेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, ठीक है, या सैंक्रोसेंट नहीं है, ठीक है। इनको हम किसी भी कुछ ऐसी स्थिति होती हैं हमारे देश में, जैसे आपातकाल हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको कम कर दिया जाता है। जैसे घूमने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब आपके क्षेत्र में कोई कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाता है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो कर्फ्यू क्या है? तो कर्फ्यू यही तो है कि आपके मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या आप कोर्ट चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो किसी भी मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, लेकिन उसका रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपातकाल में कम किए जा सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। अब 20 और 21 की हम बात करेंगे अभी आगे चल के। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके रीज़न है कुछ, ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट आपके लिए गए हैं यूएसए से,
ठीक है, कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इन कॉन्सेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? संविधान की अंतरात्मा बोले जाते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और एक लाइन आपको याद रखनी है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कितने हैं? ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो हैं हमारे 6। ठीक है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं वो पहले 7 हुआ करते थे। ठीक है, पहले कितने हुआ करते थे? पहले 7 हुआ करते थे। ठीक, अभी हमारे कितने हैं? अभी हमारे 6 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? उस समय पे हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों को ख़त्म किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकारों को ख़त्म किया जाता है क्योंकि वो देश के विकास में बाधक बन रहे थे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि वो कौन से मौलिक अधिकार थे जिनको ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार जो है, जो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है? राइट टू इक्वेलिटी है। ठीक है, यानी समानता का अधिकार। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये हमारा समानता का अधिकार हो जाता है। ठीक, तो राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो हमारा समानता का अधिकार हो जाता है, जो आता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में, यानी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है वो हमारा समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। फिर उसके बाद जो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हमारा आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 आता है। ठीक है, अभी हम लोग ये सब आर्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक आर्टिकल में और उसके हर एक आर्टिकल और उसके जो सब आर्टिकल है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 आता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को मान सकता है। ठीक है, तो धर्म की बात जो करता है वो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन करता है। ठीक है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 की बात होती है यहाँ पे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 प्रोवाइड करता है। यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति की बात की जाती है। ठीक है, किसकी बात की जाती है? शिक्षा और संस्कृति की बात की जाती है। ठीक है, ठीक, तो शिक्षा और संस्कृति की बात की जाती है हमारे आर्टिकल जो हमारा 5वां फंडामेंटल राइट है उसमें बात की जाती है। फिर इसके बाद देख रहे होंगे आप कि जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है। ठीक है, ये मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ क्योंकि इसकी हिंदी लिखी नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी में ज़्यादा फेमिलियर हो जाते होंगे, उनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 32 में आता है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आर्टिकल 31 कहाँ गया। ठीक है, आर्टिकल 30 के बाद सीधे आपका आर्टिकल 32 आ जाता है, यानी हमारा बीच का जो आर्टिकल है आर्टिकल 31 उसको हटा दिया जाता है। तो उसको हटा क्यों दिया जाता है? तो उसका रीज़न ये था कि जब हमारा संविधान बना तो वहाँ पे एक भारत के लोगों को एक अधिकार दिया गया कि उनकी भूमि की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी वो अपनी भूमि की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ? आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया। ठीक है, आर्टिकल 31 किसी की संपत्ति की रक्षा का अधिकार देता था। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F को रिमूव किया जाता है। ठीक है, इनको हटा दिया जाता है जो हमारा संविधान संशोधन होता है 1951 में।
ठीक है, इनको उस टाइम पे हटा दिया जाता है। जब हमारा 1951 में हमारा पहला अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है, तो उसमें इनको हटाया जाता है। अब क्यों रीज़न था? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकता है, ठीक। तो भारत में अब उस समय विकास होना था, ठीक है, रोड वगैरह बननी थी, सड़क वगैरह बननी थी। तो अगर ऐसी चीज़ें बननी थी तो लोगों की जब खेतों के बीच से जाती थी, ठीक है, तो लोग अपने खेतों को देने से मना कर देते थे, ठीक है। तो फिर भारत का जो विकास था वो यहाँ पे रुक रहा था, ठीक है, क्योंकि रोडें नहीं बनेंगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो देश नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रिलेट कर रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ कि सरकार को ये लगा कि इस तरीके से हमारा देश तो प्रगति नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो फिर उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसको इसमें एंटर कराते हैं, ठीक है। भारत की संसद बैठती है, उसमें इस बात पे विचार किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, इस बात का निष्कर्ष निकाला जाता है कि हम किस एक मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F को ख़त्म किया जाता है क्योंकि ये देश की प्रगति में बाधक बन रहे थे, ठीक है। इतनी सी बात है। फिर उसके बाद जो 7th राइट था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैं आपको बता रहा था कि ओरिजिनली जो थे हमारे 7 राइट्स थे। कितने थे? जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारे भारत में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार, उसको रिमूव किया गया था 1978 में, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है 1978 में, उससे इसको रिमूव किया जाता है। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है। उस समय जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे। और अब जिसको एक लीगल राइट बना दिया गया, जो अब किस में है? आर्टिकल 300A में है, ठीक है। उसको रिमूव करके किस में डाल दिया गया? आर्टिकल 3 पार्ट 12 में, यानी भाग 12 में डाल दिया जाता है, और आर्टिकल 300A में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब यहाँ से हमारे मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारा राइट टू इक्वलिटी है, यानी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। तो वहाँ पे समानता के अधिकार की बात की जाती है। लेकिन अब उससे पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, क्योंकि हम लोगों ने 5 से 11 पढ़े हैं, ठीक है। 5 to 11 जो थे वो हमारे सिटीजनशिप में थे, नागरिकता में थे। बचे कितने हमारे? 12 और 13, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अभी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इसमें क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा आती है, ठीक है। जब आप मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप कई बार इस बात का जिक्र देखेंगे कि स्टेट की बात की जाती है, राज्य की बात की जाती है। तो अब ये राज्य क्या है? तो सबसे पहले इस राज्य की जो बात की जाती है, पहले हम राज्य को समझते हैं। तो राज्य क्या है? अब इसमें सरकार आती है। अब ये राज्य का मतलब ये नहीं हो गया कि जो भारत के राज्य हैं यूपी एमपी की बात की जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे राज्य का जो मतलब है बहुत ब्रॉड होता है। सबसे पहले सरकार आती है, तो सरकार में हमारी दोनों आ जाती हैं, ठीक है। जो हमारी क्या होती है? केंद्र भी होती है और राज्य भी होती है, ठीक है। केंद्र सरकार भी आ जाती है और राज्य सरकार भी आ जाती है, ठीक है। संसद भी आ जाती है, राज्य विधायिका और स्थानीय प्राधिकरण, यानी बहुत सी ऐसी जो कंपनीज होती है, जैसे LIC हो गई, ठीक है, ONGC हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं ये भी हमारी राज्य में आ जाती है, यानी इनको भी हम लोग संवैधानिक भाषा में जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इसको राज्य बोलते हैं, यानी एक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, BCCI जो होती है वो हमारी स्टेट के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। इसमें एक केस भी हुआ था, ठीक है, तो उसके थ्रू ये निर्णय दिया गया था कि BCCI जो है वो हमारी राज्य में नहीं आती है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, और ये राज्य की परिभाषा जो है ये आपके आर्टिकल जो मतलब जो हमारा भाग 3 है जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसके लिए है राज्य की परिभाषा, ठीक है। फिर उसके हम बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट लॉज, ठीक है, असंगत कानून। अब असंगत कानून क्या होते हैं? यानी ऐसे कानून जो भारत की संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। भारत की संसद के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो किसी व्यक्ति के
किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें एंटर करती है और उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है, ठीक है। यही बात हमारी बताई जाती है इनकंसिस्टेंट लॉज में, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य हो जाते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों पे किसी के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे कानून जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब उनको शून्य करार दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है। फंडामेंटल को राइट को शॉर्ट में FR भी लिखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है वो सबसे पहले क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। तो जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ये बोलता है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति कानून की नज़रों में क्या है, कानून की नज़रों में समान है, ठीक है। चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, ठीक है, वो कानून की नज़रों में समान होता है। लेकिन उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा सा उसको प्रिविलेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अब अगर देखें, जैसे मान लें कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उन 2 व्यक्तियों में जैसे एक ठेले वाला है, ठीक है, एक अडानी जी हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों व्यक्ति अगर क्राइम करेंगे, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों में अगर जैसे जो सज़ा ठेले वाले को होगी वही सज़ा अडानी जी को भी होगी, ठीक है। ये भारत का कानून बोलता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता होती है, इक्वलिटी होती है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पद की गरिमा को इनके ऑफिस की गरिमा को बना के रखा जाता है। प्रेसिडेंट हो गया, MLA MP हो गया, गवर्नर, फॉरेन डिग्निटरीज हो गए, जो फॉरेन जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, फॉरेन डिग्निटरीज हो गए, कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल या क्रिमिनल मैटर, यानी उनको तब तक, अब चाहे वो उनके लिए सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, उनको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है जब तक वो अपने ऑफिस में है। ऑफिस का मतलब जब तक वो अपने पद पे हैं, ठीक है, यानी जब तक वो राष्ट्रपति हैं या जब तक विधायक हैं या जब तक सांसद हैं तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपना पद त्यागते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा नहीं है, यहाँ पे पद की गरिमा होती है, ठीक है। तो एविडाइसी होते हैं जो एक उस टाइम के, मतलब जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उस टाइम पे मतलब जो दर्शन, मतलब एक तरीके से समझ लो फिलोसफर वगैरह होते हैं, उन्होंने बताया था कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ जो है वो UK से ली गई है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब समान होते हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये हमारा USA से लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 16 है, जिसकी हम लोग आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 16 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज क्लास इतनी रखते हैं, शॉर्ट क्लास है आज की हम लोगों की, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अपनी पढ़ाई को करते रहिए, आपको क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं और जो भी कंटेंट आपको फार्मा का या नॉन फार्मा का आपको रेगुलर मिल रहा है, ठीक है। आप बस अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।